हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपीएसआई मेंस के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट 3 क्लासेस में बहुत से एक्ट को कवर कर लिया है और आज हम ट्राई करेंगे कि हम इस टॉपिक को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें पूरा। ओके, तो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 होमवर्क भी दिया था। आई होप सो आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 एक्ट, ठीक है, एनडीपीएस ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि आपको याद रखना है। जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा, टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ब्रेक द बैकबोन ऑफ नेक्रो टेररिज्म। ठीक है, तो जो भी मादक पदार्थों की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, दैट्स इट। एंड जो इसके की प्रोविज़न है हमको एक बार देख लेना है मेन। ठीक है, तो ऊपर की तो समझ में आ रहा है पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि कमर्शियल क्वांटिटी, व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने पर आपको कितनी पेनल्टी या कितना कठोर सज़ा होगी, तो 10 से 20 साल तक की कठोर सज़ा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस आप रीड कर लीजिएगा। कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए हैं तो आपको वो पढ़ के जाना है। ओके, हमने एक ऑब्जेक्टिव भी ऐड किया है। क्या है, एनडीपीएस एक्ट के तहत सज़ा का निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है, मतलब किस बेसिस पर आप क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो जो जब्त किए गए जो भी मादक पदार्थ है ना हमारे, ठीक है, तो उसके बेस पर क्या होगा, आपको सजा दी जाएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये क्या एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1985 कंप्लीट होता है। बहुत छोटा ही एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 2023 इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पर्पस क्या है समझ में ही आ रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो जो भी नागरिकों का जो पर्सनल डेटा होता है उसको क्या करना, सिक्योर करना, और जो भारत की सॉवरेनिटी है, डेटा सॉवरेनिटी, उसको क्या करना, सुनिश्चित करना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक्ट के की प्रोविज़न, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं कि जुर्माना कितना लगता है। उल्लंघन के मामले में जो संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए तक का क्या है, भारी जुर्माने का क्या है, इसमें प्रोविज़न है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से फुल फॉर्म हो गया, क्या मोटिव है उसी समझ में आ रहा है, और कितना इसमें जुर्माना लगेगा वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए हैं जिसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आरटीआई अमेंडमेंट भी देख लीजिएगा। आते हैं हम अपने क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो ऊपर पढ़ ही लिया है कि कितना वो लगेगा जुर्माना हमारा, 250 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डीपीटीपी एक्ट 2023 कवर होता है। ठीक है, हमने 2 एक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ, फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006। ओके, तो यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम 2006 आ रहा है आपको समझ में। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक हिस्टोरिकल लॉ है। जो वनवासी होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको उनकी आजीविका, निवास और वन संसाधनों पर क्या कर देना, कानूनी अधिकार, ये राइट क्या देता है ये एक्ट। ठीक है, जैसे लिखा भी है, वनवासियों और जनजातियों क्या देना, भूमि अधिकार देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा एक्ट जो है वो जो वनवासी होते हैं और जो भी ट्राइब्स होती हैं उनको भूमि का राइट देता है, भूमि का अधिकार देता है, तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006। ठीक है, तो इसके कुछ की प्रोविज़न भी देख लेते हैं। वन भूमि पर खेती करने वालों को स्वामित्व अधिकार, टाइटल राइट देना, अधिकतम कितने, 4 हेक्टेयर वाले की। ठीक है, तो ये जो हेक्टेयर है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है। अब आप क्रिटिकल एनालिसिस इसका देख लीजिएगा। कुछ हमने इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए हैं, ये आपका काम है। ठीक है, इनको देख के जाना है ना, ये करंट रिलेटेड भी हैं ये फैक्ट, तो आपको इनको देखना ही है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत एक वन निवासी परिवार को खेती के लिए अधिकतम कितनी वन भूमि का स्वामित्व अधिकार मिल सकता है, तो हम ऊपर ही पढ़ के आए 4 हेक्टेयर का। कितना, 4 हेक्टेयर का। तो यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ पढ़ते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो अब ये क्या है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, तो इसमें बताया गया है
इसने किसको रिप्लेस किया है? टेलीग्राफ एक्ट को। तो आप एक बार टेलीग्राफ एक्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड राष्ट्रीय सुरक्षा के, नेशनल सिक्योरिटी के हित में आधुनिक संचार नेटवर्क को क्या करना? कंट्रोल करना। तो समझ में ही आ रहा है एक्ट के नेम से ही कि क्या क्या इसका मोटिव होगा, मैंने बता भी दिया, ठीक है। ये है कुछ इससे जुड़े जुड़े जो सिक्योरिटी प्रोविज़न है वो आपको देख के जाना है, क्रिटिकल एनालिसिस भी, और हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के बनते हैं इससे क्वेश्चन। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में सरकार के पास कौन सी विशेष शक्ति है? ठीक है, तो आपने अभी ऊपर देखा कि किसी भी दूरसंचार नेटवर्क या सेवा का अस्थायी नियंत्रण या निलंबन करना, ठीक है। तो ये इसके पास क्या है? विशेष पावर है, स्पेशल पावर है। तो यहाँ पर हमारा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 कवर होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब छोटे छोटे एक्ट ही आएंगे, जितने लेंथी थे हमने लास्ट 3 क्लासेस में उनको क्या है? कवर कर लिया, ओके। अब आते हैं हम लोग विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, COFEPOSA 1974। तो इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, ओके। तो अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी? स्मगलिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। विदेशी मुद्रा की तस्करी रोकना, ठीक है, और अंडरवर्ल्ड तथा जो हवाला नेटवर्क की क्या है उसको भी क्या करना? उसके बैकबोन को ब्रेक करना। यह एक निवारक निरोध कानून है। इंपॉर्टेंट बात कि जो विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974 है वो किस टाइप का लॉ है? तो वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ओके। फिर आते हैं हम लोग की प्रोविजंस पर। जैसे इसमें भी हमको पनिशमेंट का देखना है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 1 से 2 साल तक के लिए क्या है? जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना? फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ये एक कैसा कानून है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे जो गिरफ्तार व्यक्ति हो उसको कितने साल तक हम अरेस्ट करके रख सकते हैं या जेल में रख सकते हैं? तो 1 से 2 साल तक के लिए रखा जा सकता है। और यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। COFEPOSA 1974 मुख्य रूप से किस प्रकार का कानून? ऊपर ही देख के आए तो एक क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974 क्या होता है? कंप्लीट होता है, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट की क्विक रिवीजन मास्टर टेबल दी है, जो कि क्या है? बहुत ही आपके लिए क्या होगी? हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या क्या दिया है? एक तो एक्ट का नाम है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके जो फंक्शन है, और कुछ हमने क्या करा है यहाँ पर उसमें जो स्पेशल प्रोविज़न है या की फैक्ट है वो ऐड किए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई टेबल, लेकिन सिर्फ उसका ऊपर की हेडिंग बस नीचे आई, तो कोई बात नहीं, उसे हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला एक, इनको हमने डिटेल में भी आगे क्या किया है? एक्सप्लेन किया है, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको इस टेबल को क्या कर देती हूँ? डिकोड कर देती हूँ। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR 1873। अब इसकी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ठीक है। अब इसका क्या है फंक्शन? तो जो पूर्वोत्तर की सुरक्षा है ना, जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे बाहरी लोगों के प्रवेश को क्या करना? नियंत्रित करना, और जो ट्राइबल डेमोग्राफी है उसको क्या करना? बचाना, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है। कैसे याद रख सकते हो? बंगाल कहाँ है? ईस्टर्न साइड में है, तो वहाँ से अपना ये याद रहेगा, ठीक है। इस कानून के तहत इनर लाइन परमिट ILP की व्यवस्था क्या है? लागू है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आ सकता है क्वेश्चन। तो किस कानून के तहत इनर लाइन परमिट की व्यवस्था रेगुलेट की जाती है? तो हमें पता होना चाहिए BEFR, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। वर्तमान में प्रेजेंट में देखें तो ये कहाँ कहाँ लागू है? तो 4 स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ईस्टर्न स्टेट ही है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में क्या है? ये अभी लागू है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। नेक्स्ट, शासकीय गुप्त अधिनियम OSA
1923, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो इसका जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गृह मंत्रालय एंड रक्षा मंत्रालय। तो आपको ये मिनिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि भाई ये जो एक्ट है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से जैसे समझ में आ रहा है सीक्रेट, तो मतलब क्या होगा? कुछ जासूसी से रिलेटेड चीज़ होगी ना। तो इसमें इसका फंक्शन क्या है? जासूसी रोकना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लीक होने से रोकना। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सी मतलब ऐसा हो गया है, हैकर्स बहुत सी इन्फॉर्मेशन को जो कॉन्फिडेंशियल होती है क्या हो जाती है, उनके थ्रू लीक हो जाती हैं। तो ये एक्ट क्या करता है? उनको प्रिवेंट करता है। ओके, तो यह क्या है? एक औपनिवेशिक कानून है। सूचना का अधिकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अक्सर इस कानून के साथ क्या मतलब क्या होता है, उनकी जो टकराव होता है। क्योंकि आरटीआई के थ्रू क्या है, हमको सूचना का अधिकार दिया गया है। अब ठीक है, तो आपको इसे समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, फॉरेन एक्ट, विदेशी विषयक अधिनियम 1946। तो इसका भी मंत्रालय क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ठीक है, तो ये क्या है? सीमा सुरक्षा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, उससे रिलेटेड एक्ट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। जो भी इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, अवैध घुसपैठिए होते हैं, उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उन्हें डिपोर्ट करने का क्या है? ये मुख्य कानून है। तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम तो 1968। तो ये क्या है? ये एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का के अंतर्गत आता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, जो राज्य सरकारें हैं उनके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? कानून व्यवस्था, इसका की पॉइंट देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो कानून व्यवस्था, हड़ताल के दौरान जो परिवहन, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को क्या है? सुचारू करना, ठीक है। इसे लागू करने के बाद आवश्यक सेवाओं में हड़ताल करना अवैध हो जाता है, अधिकतम 6 महीने के लिए। तो आपको सिंपल चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी, आई होप सो। फिर आते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986। इसका भी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? काउंटर टेररिज्म, आतंकवादी रोधी बल, देश में आतंकी और अपहरण की घटनाओं से क्या है? ये निपटने के लिए है। ओके, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस विशेष बल की आवश्यकता महसूस की गई थी। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी के उस पे है ये, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फेमा। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। जो कि इसको रेगुलेट कौन करता है? ईडी। हम आगे भी हमने ईडी के बारे में पढ़ा था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो वो इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ क्या? फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ये भी क्या करता है? आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, विदेशी लेन देन, विदेशी मुद्रा के लेन देन को कानूनी रूप से प्रबंधित करता है। इसने क्या किया है? जो फेमा है ये फेरा की जगह पे आया। फेरा एक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फेमा एक्ट किस एक्ट की को रिप्लेस करके बनाया गया? तो फेरा को। ओके, तो यह आर्थिक अपराधों के लिए क्या है? सिविल लॉ है। ओके, तो यहाँ पर हमने फेमा पढ़ा। आई होप तो आपको चीज़ें समझ में आई थी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर चीज़ों को बताया है, ठीक है। अब आते हैं सामूहिक विनाश के अधिकार, WMD, ठीक है। WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ओके, 2005। तो यहाँ पे वेपन आया तो किस किस के मंत्रालय में आता है? तो एक तो विदेश और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है? ग्लोबल सिक्योरिटी, इसका क्या है? मेन फंक्शन है। तो आप सिंपल सिंपल सा पढ़ के आओ। जैसे हमने फेमा पढ़ा, कौन सी सिक्योरिटी? इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उसके अंदर चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। फिर आते हैं हम लोग क्या पढ़ा? WMD, वेपन मास डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या है? वैश्विक सुरक्षा के बारे में, ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मेन हमको क्या करना है? उसके की पॉइंट पकड़ने हैं, ठीक है। ये है। अब इसमें याद रखना है कि जो वेपन मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है 2005, उसमें 2022 में अमेंडमेंट भी किया गया है। क्या किया गया है? जो गवर्नमेंट है वो WMD से जुड़ी जो फंडिंग को रोक सकती है, ठीक है, और संपत्तियों क्या कर सकती है? जो उसको फ्रीज भी कर सकती है। क्लियर? तो ये इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2022 में। ओके, अब आते हैं हम लोग अपहरण रोधी अधिनियम, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन और
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब समझ में आ रहा है इसमें हाईजैकिंग क्या होता है, विमानन सुरक्षा, प्लेन को हाईजैक कर लिया। तो सिंपल एक कीवर्ड याद रखना भाई, किससे, इसका मेन फंक्शन क्या है, विमानन सुरक्षा है, ठीक है, एविएशन सिक्योरिटी है। ओके, अब इसका कुछ की फैक्ट इसमें देख लेते हैं। 1999 के कंधार हाईजैक के बाद इसे सख्त बनाया गया और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। यदि अपहरण में मृत्यु होती है तो फांसी की भी सजा, डेथ पेनल्टी भी दी जाएगी, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। नाम से ही आपको एक्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, ये भी 2018, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, आर्थिक, नाम ही आ रहा है आर्थिक, ठीक है, तो आर्थिक अपराध जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उनका यह क्या करता है, उन्हीं का मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया, और इसमें देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, बिना दोष सिद्धि के भी भारत और विदेश में स्थित संपत्ति क्या है, जब्त की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने इतने सारे क्या करा है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन किया इन एक्ट का, आगे हमने इनको डिटेल में भी बताया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ये भी पढ़ के ना, मेजर रिपील्ड एक्ट कौन कौन से हैं, तो MISA और IMDT एक्ट जो है 1983, इनको आपको रीड करके जाना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये एक्ट क्या हो जाते हैं, ये जो क्विक रिवीजन टेबल है यहाँ पर एक कवर हो जाती है। आगे हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ के आए, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये आपका काम है कि इसको आपको रीड करना है, क्योंकि हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दी चीज़ें, है ना, ये है। अब ये आपका काम है कि आपको इनको कवर करना है, ठीक है। अभी ऊपर सारे एक जितने टेबल में है वो नीचे हमने भी इनको क्या है किया है, एक्सप्लेन किया है डिटेल्ड। ऑफिशियल सर्च एक्ट OSA 1923, अभी हमने ऊपर देखा इसके बारे में भी, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा आप। फिर हमने फॉरेन एक्ट 1946 देखा, ठीक है, तो ये आपका काम है। WND देखा, वेपन मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005, इसमें अमेंडमेंट 2022 में हुआ है ना, ये है। तो ये सारे वो हैं, ठीक है। एक एक्ट और हम देखते हैं यहाँ पर, कौन सा, आर्म्ड फोर्स एंड CAPFS एक्ट, ठीक है, सशस्त्र बल एवं CAPF अधिनियम, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मेन पर्पस जो रक्षा बल होते हैं, थल, नौसेना, वायुसेना, आपने पढ़ा होगा, है ना, और जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना, इस एक्ट के थ्रू उनको डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये एक्ट मतलब लाया गया। कोर्ट मार्शल की व्यवस्था करना और उनके संचालन का क्या है, वैधानिक आधार तय करना। तो ये क्या है, हमारी जो भी रक्षा बल हैं उनके लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए ये एक्ट लाया गया है, ठीक है। इसमें की प्रोविज़न भी हैं कुछ जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सुरक्षा बलों, आर्म्ड फोर्स के मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति देता है, तो आर्टिकल 33, जैसे कि ये लिखा है, क्या है आर्टिकल 33, इसके तहत संसद इन बलों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, सीमित, कंसाइज या उसको निरस्त कर सकती है, ताकि जो है वो अनुशासन बना रहे। तो आपको आर्टिकल 33 याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक्ट हमारा कवर हो जाता है। अब हम देखते हैं मेजर रिपील्ड एक्ट फॉर, मतलब आपकी केस स्टडी के लिए कुछ जो निरस्त किए गए प्रमुख अधिनियम वो बताए हैं हमने, ठीक है। तो जैसे MISA, IMDT एक्ट 1983, टाडा, पोटा, ये सारे क्या हैं, इनको क्या कर दिया है, अब रिपील्ड कर दिया, निरस्त कर दिया, ये कहीं अभी अब रेगुलेट नहीं हो रहे, ना ही लागू हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद करके जाना है, देखना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में दे सकता है कि कौन से रिपील्ड एक्ट हैं और कौन से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, मीज़ा है, IMDT है, टाडा है, पोटा है, ये एक्ट जो हैं क्या हुए हैं, रिपील्ड कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं, ठीक है, ये है। जैसे एक क्वेश्चन भी हमने इस तरीके का ऑब्जेक्टिव रखा है, किस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में यह कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि यह असम में अवैध प्रवासियों के निर्वासन, डिपोर्टेशन से बचा रहा है, तो IMDT एक्ट को कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रिपील्ड एक्ट से भी, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे सारे जो हैं एक्ट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। इफ़ आपने हमारी फर्दर क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए, आप उन्हें देखिए, बहुत ही कम टाइम में हमने चीज़ें वहाँ भी कवर करी हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कंक्लूजन भी दिया है आपको, जिसको रीड करना। अब मैंने जो बोला है ना कि आपको रीड करना है, तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा चीज़ों को, ओके, ठीक है।
तो यहाँ हमारा क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड एक्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।